मोदी जी हनुमान जी की पतंग उड़ा रहे थे, जी। उस पर भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि हनुमान जी को अब क्यों कोई बुरा नहीं मान रहा है इस तरीके से मोदी जी पतंग उड़ा रहे हैं। बुरा मानने वाले यही लोग हैं ना, और यही लोग जो बुरा मानने की जो ड्राइव चलाते हैं कि नहीं देखिए बुरा 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 हमारे देवता के साथ आराध्य के साथ करा। आज वो हनुमान जी की पतंग उड़ा के हवा में उड़ा दिए, और वो पतंग कट जाती है, नीचे गिरेंगे हनुमान जी, कितना उनका अपमान होगा या नहीं होगा? होता है। लेकिन अब ये अपमान कर रहे हैं तो ये सब जायज है। अपमान तो हर जगह करते आए हैं। इससे पहले श्री राम मंदिर की जब प्रतिष्ठा का टाइम आया था, प्राण प्रतिष्ठा का टाइम आया, तब मोदी जी का कद कितना बड़ा दिखाया था पोस्टर्स में, होर्डिंग में, और श्री राम का कद इतना सा गिराया था, हाथ पकड़ के उन्हें लेके जा रहे हैं। जब पूरे देश में आलोचना हुई थी तब जाके इन्होंने ये चीजें वापस ली थी और अपने ट्विटर हैंडल पे सब जगह वही फोटो पोस्ट करी, जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे। वो इतने बच्चा दिखा के श्री राम को और उनका हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। हर जगह तो अपमान करते वाली बात है, हर जगह अपमान करते हैं, चाहे देश का हो, चाहे संविधान का हो, चाहे धर्म का हो। आज आपको याद दिलाऊंगा, औरंगजेब के काल में कहा जाता है बहुत मंदिर तोड़े उसने, बहुत मंदिर, लेकिन उतने मंदिर औरंगजेब ने नहीं तोड़े जितने मंदिर आज बीजेपी के राज में टूट चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में मंदिर तो वाराणसी में तोड़ दिए गए और अभी फिर से वाराणसी में दोबारा से तोड़फोड़ चालू है। सैकड़ों की तादाद में अयोध्या में मंदिर तोड़े गए, रामपथ और कृष्ण पथ और ये सारे बनाने के लिए, सीता पथ बनाने के लिए, चारों तरफ पुराने 400, 500, 600 साल पुराने सब मंदिर ढा दिए गए। गुजरात में 2 मंदिर ढा दिए गए। अभी आपने देखा हरश्रीनाथ के मंदिर के आसपास सारे किस तरह से तोड़फोड़ करी थी। दिल्ली में ये आप दिल्ली गेट में की तरफ जाएंगे, पुलिस स्टेशन कोतवाली है, कोतवाली के सामने 50 साल से तो मैं उस मंदिर को देखता आ रहा हूँ, बचपन से मैं उस मंदिर को श्री दुर्गा माता का मंदिर था पीपल के पेड़ के नीचे, वो तोड़ दिया, रातों रात वो गायब कर दिया। इस रोड पे आगे हनुमान मंदिर बीच में पटरी में था, उसे भी इन्होंने तोड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन भारी विरोध हुआ था, तो उसके बाद वो आज दोबारा से स्थापित है। हर जगह इन्होंने तोड़फोड़ मचाई है। तो आज जितना नुकसान सनातन का इस बीजेपी पार्टी ने करा और किसी पार्टी ने आज तक इतना नुकसान नहीं करा, और उसी सनातन के ऊपर रोटियां सेक के खाते हैं। हनुमान जी को लेकर भी इन्होंने कहा कि हनुमान जी के बच्चों में बात कर रहे थे कि हनुमान जी पे एक गेम बनाया जा सकता है, हनुमान जी अच्छे कैरेक्टर हो सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि अगर और कोई यही बात करता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विरोध होगा? हनुमान जी के ऊपर गेम क्या बनाओगे भाई साहब? हनुमान जी पूजनीय है भाई। आज मंगलवार है, पूरा देश आज मंगलवार पे हनुमान जी को याद करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है। तो पूजनीय लोगों को आप गेम बनाओगे, पूजनीय लोगों को आप खेल बना दोगे? किस तरह की बातें भाई साहब ये? आप ठीक है उनके जीवन दर्शन के ऊपर कोई भी बात बनाइए, डॉक्यूमेंट्री बनाइए, लोगों को दिखाइए हनुमान जी का जीवन कैसा था, उन्होंने क्या क्या काम करा, वो एक चीज़ अच्छी लगी। लेकिन हनुमान जी के ऊपर गेम बना के क्या मिलेगा आपको? और गेम में हमेशा ये होता है, गेम का जो हीरो बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं तो डिफीट होता ही है ना, कहीं ना कहीं डिफीट होता ही है। चाहे वो पुराने खेल आप याद करो, मारियो वगैरह, किसी भी किस्म का कोई भी खेल आपने जो उसमें हीरो चल रहा होता है, कहीं ना कहीं आगे उसके लिए अड़चने आती हैं और वो डिफीट होकर नीचे। लेकिन हनुमान जी तो कभी डिफीट नहीं हुआ, हनुमान जी ने तो कभी पराजय का मुंह नहीं देखा किसी भी इसमें, किसी भी काम में। लेकिन जब गेम आप बनाओगे उनके ऊपर इस तरह की वीडियो तो उसमें जाहिर सी बात है उन्हें गिराया भी जाएगा। तो ये कोई पॉसिबल है? श्री हनुमान जी कहीं गिर सकते हैं? सोना और चांदी के दाम अचानक से इतने आसमान छूने लगे हैं, 2.5 लाख चांदी पहुंच गई है, सोना 140 पहुंच गया, उस पर क्या कहेंगे? उस पर कोई चर्चा नहीं है? उस पर चर्चा क्यों नहीं है? होनी चाहिए ना। अब चर्चा कौन करेगा? चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी थे, जो 2024 में चुनाव से पहले कहते थे कांग्रेस आ जाएगी तो तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के ले जाएगी। उस तक सोना कितना था और आज वो बढ़ के 1,40,000 से ऊपर पहुंच गया। 44, आज का रेट शायद 144 का था। 51 आ गया। हाँ, 51 आ गया। अरे बाप रे बाप, बताओ अब ये मंगलसूत्र छीनने का काम किसने करा? वर्तमान सरकार ने। कहाँ वो बोलते थे कांग्रेस आ जाएगी तो मंगलसूत्र छीन के? आज किसी एक गरीब आदमी की हिम्मत है कि वो 1.5 लाख रुपए तोले का सोना लेकर उसे किसी अपनी बीवी को मंगलसूत्र पहना दे? नहीं हो पाएगी। चांदी में वो उसमें आग लगी हुई है, चांदी 2.5 लाख रुपए पहुंच गई। क्यों? क्योंकि विदेश नीति लचर हो चुकी है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत देखिए कहाँ पहुंच गई, 90 क्रॉस कर चुका है। शतक लगाने में अब ज्यादा देर नहीं है। ये वही मोदी जी जो कहा करते थे डॉलर और रुपया बराबर कर दूंगा, जब जब रुपये गिरता है तब तक प्रधानमंत्री की साख गिरती है। अब वो गिर के नीचे घुटनों से भी नीचे पहुंच चुका है, अब इनकी साख नहीं गिर रही है। और वही जूही चावला कहा करती थी शुक्र है अब उनके अंडरवियर का नाम डॉलर है, रुपया होता तो पता नहीं क्या होता। आज उन्हें नहीं दिख रहा कि उनके डॉलर का क्या हाल हो चुका है और रुपये का क्या हाल हो चुका है, घुटनों में क्रॉस करके जा चुका है। आज वो सब चुप बैठे हैं, सब शांत बैठे हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई बोल पाए। डॉलर 90 रुपए के ऊपर गया है, इसका भी फर्क है चांदी के महंगे होने में? बिल्कुल है। देखिए हमारी आयात होती है ना, सबसे बड़ी बात हमारी जितनी भी ये सब चीज़ें आयात होती हैं, और आयात करने की वजह क्या है? आयात के मामले में हमारा सबसे ज़्यादा जो भुगतान होता है वो डॉलर में होता है। डॉलर में भुगतान होने से जब डॉलर महंगा मिलेगा तो जाहिर सी बात है हमें, अगर वहाँ में 1 रुपया देना है तो हमें यहाँ पे तो 90-92 रुपये देने पड़ेंगे ना। और जब हम डॉलर खरीदते हैं, ये तो एक्सचेंज रेट 90 का खरीदने का, जब हम खरीदने जाएंगे तो हमें 95 रुपये का मिलेगा और बेचने जाएंगे तो 90 रुपये मिलेंगे। 4 या 5 रुपये का डिफरेंस हमेशा होता है। तो जाहिर सी बात है जब हम यहाँ से 95 रुपये देंगे तो हमें $1 मिलेगा, तो फर्क तो पड़ेगा। अगर डॉलर वही नीचे गिर के आ जाए 50 या 60 पे आ जाए तो जाहिर सी बात है हमें 60 रुपये देने पड़ेंगे। 60 रुपये देने पड़ेंगे तो कीमत गिरी ऑटोमेटिकली। ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना ने जो चांदी है वो रिजर्व कर दी है, वो बाहर सप्लाई नहीं कर रहा है, इसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। बिल्कुल सही बात है ये बात भी, क्योंकि आने वाला
वाला टाइम जो एआई का है, एआई की आज की डेट में लगातार जो है लैब स्थापित करी जा रही है। एआई में चांदी का काफ़ी उपयोग होता है। चांदी जो है सबसे ज़्यादा सुपर कंडक्टर माना जाता है, तांबा उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है। तो चांदी की जो है कोटिंग या सोने की कोटिंग जो है अक्सर हमारे जो मोबाइल के प्रोसेसर होते हैं, कंप्यूटर के प्रोसेसर होते हैं, रैम होती है, इन सब चीज़ों में भी इनका काम होता है। अगर जितने भी हमारे उपग्रह जाते हैं उनके ऊपर चांदी की और इनकी कोटिंग होती है, सोने की कोटिंग होती है, ये सब चीज़ें करी जाती हैं। तो आज लगातार डिमांड बढ़ रही है एआई की वजह से, जिसकी वजह से चांदी की उपलब्धता कम है, लेकिन उसने अपने रिजर्व कर लिए। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यही तो है कि हमारे जब आयात हो रही है और 90 रुपये हमें पे करने पड़ रहे हैं, 95 रुपये पे करने पड़ रहे हैं 1 रुपये के बदले, तो जाहिर सी बात है चीज़ तो महंगी होगी ना। वही आप डॉलर अगर 60 पे आ जाए, रुपया मजबूत हो जाए तो गिर जाएंगे रेट। कौन देर लग रही है रेट गिरने में। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया, आपने जैसे बात की कि सब काम डमरू भी बजा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं मोदी जी, उसे कैसे देखते हैं? फिर जनता के मुद्दों पर कब ध्यान देंगे? जनता के मुद्दों पे ध्यान देने की जरूरत ही क्या है उन्हें? डमरू बजा के उनका जनता का डमरू बजा रहे हैं, इधर से भी बजा रहे हैं, उधर से भी बजा रहे हैं। और जो आज देखिए अमेरिका जो है आज अपनी दादागिरी कितनी बढ़ा चुका है। अमेरिका अपनी साम्राज्यवादी नीति कितनी बढ़ा चुका है। उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के कब्जे में ले लिया, क्योंकि वेनेजुएला में तेल के कुएं हैं। अमेरिका को सिर्फ एक ये दिखा के तेल के कुएं पे कब्जा करने के लिए। चाइना देखिए आज लगातार साम्राज्यवादी नीति अपना रहा है। ठीक है, हम अपने आप को मानते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष, हम साम्राज्यवादी नीतियों में विश्वास नहीं रहे, लेकिन कम से कम अपने देश को तो बचा के रखें। अपने देश को बचाने के जब इससे पहले भी एक घटना आपको याद होगी, अरुणाचल प्रदेश में उस पासपोर्ट बना हुआ था और वो अरुणाचल प्रदेश की महिला भारतीय पासपोर्ट था उसके पास, उसके बावजूद उसे चीन में 18 घंटे एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। और हमारे यहाँ से जब बात काफ़ी उठी थी तब जाके उन्होंने माफ़ी मांग के उसे 18 घंटे बाद जोड़ा, क्योंकि चीन ने ये बात बोली थी कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश तो हमारा हिस्सा है, तुमने ये जो पासपोर्ट बनवा रखा है ये गलत है, ये डुप्लीकेट है, ये नकली है। तो आज वो हालत देख ली है कि तमाम देश तो विकसित होने की राह पे चल रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, अंतरिक्ष में अपने स्टेशन स्थापित कर रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? 1000 साल पुरानी जो है कब्रें खोदी जा रही हैं। 1000 साल पहले क्या हुआ था? इसी किस्म में एक और अजीत डोभाल साहब का बयान भी बड़ा वायरल हो रहा है कि 1000 साल पहले आक्रांताओं ने हमारे सोमनाथ मंदिर को लूटा था, आज बदला लेने का वक्त आ गया है, इसलिए युवाओं को संगठित होना पड़ेगा। अरे ना उसकी आज दीन ना उमान को, ये 20 पीढ़ियां कम से कम 1000 साल में एवरेज 50 साल की एक भी निकाहो तो 20 पीढ़ियां निपट चुकी हैं। पता ही नहीं कौन है वो आक्रमणकारी, कौन था, उसकी आज खैर खबर लेने वाला कोई बचा या नहीं बचा। लेकिन वो कह रहे हैं किसको उसको छोड़ के, महमूद गजनवी को छोड़ के, जिसने वो आक्रमण करा, उसकी गजनवी की आज पीढ़ी दर पीढ़ी अता पता नहीं है, लेकिन आज उनका नाम लेके निशाना किसको बना रहे हैं? युवाओं एक हो जाओ, अब बदला लेने का वक्त आ गया। उनका हवाला देके तुम नासिर से बदला लोगे, तुम जुनैद से बदला लोगे, तुम अब्दुल से बदला लोगे, जो इस भारत के ही हैं, इस भारत का खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, इसी भारत की मिट्टी में दफन हो रहे हैं, उनसे बदला लोगे? किस तरह की यार आप काम करने जा रहे हो? दुनिया चांद पे जा रही है और आप नीचे गड्ढे खोदते चले जा रहे हो, कब्रें खोदते चले जा रहे हो। अमेरिका एक तरफ ये कह रहा है कि जो लोग चीन का सपोर्ट कर रहे हैं उन पर फिर से और टैरिफ बढ़ाने की। बिल्कुल ये हमारी नीति को जो है बिल्कुल गड्ढे पे डाल रखा है। आज अमेरिका हमारी युद्ध नीति तय कर रहा है, अमेरिका हमारी विदेश नीति तय कर रहा है। आज हालत टैरिफ बढ़ा के क्या हाल कर रही है। अभी आप ये देखिए कि अब जैसे वेनेजुएला का जो उन्होंने कब्जा कर लिया है और रशिया से हमारा तेल का आयात अब कम होना शुरू हो गया है। करीब 30% 40% रशिया से अभी हम तेल आयात कम कर चुके हैं। आने वाले मार्च तक जो है लगभग वो 30% ही रह जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब हमारी सप्लाई में कमी आएगी तो हमारे रेट बढ़ेंगे और उसके बाद राष्ट्रवाद का चोला पहना के 100 रुपये का पेट्रोल 125 कर दिया जाएगा। देखो हमें वहाँ से दिक्कत आ रही है, हमें तेल नहीं मिल रहा। और आज जबकि न्यूनतम स्तर में सिर्फ $50 पर बैरल है तेल का रेट, कच्चे तेल का रेट, जिसके हिसाब से अगर हम एवरेज निकालें तो 34 या 35 रुपये लीटर हमें पड़ता है और 35 रुपये के लीटर के तेल को भी हमें 100 रुपये लीटर में बेचा जा रहा है। और अभी वहाँ से जब थोड़ा सा भी महंगा होगा राष्ट्रवाद का हवाला देके उसे और 100 से 125 150 कर दिया जाएगा। ट्रम्प तो ये कह रहे हैं हमसे वेनेजुएला वाला तेल खरीदो। हाँ बिल्कुल, क्या उन्होंने करा इसी काम के लिए है। यही मैंने आपसे जो कहा ना कि वेनेजुएला पे कब्जा करा गया, वो इसीलिए कहा कि वेनेजुएला 20% पूरे विश्व का जो है तेल उत्पादक देश है। 20% तेल वेनेजुएला में होता है, उसको कब्जा ही इसीलिए करा गया कि उसके तेल के कुएं पे कब्जा करके रशिया से तेल का अरबों डॉलर का तेल रशिया से आता है, अरबों डॉलर का ईरान से आता है, इराक से आता है, तमाम देशों से आता है। वो सबको बंद करा के, हमारा रास्ता सबको बंद करा के वो चाहता है कि सिर्फ हम उससे अमेरिका से तेल खरीदें। जाहिर सी बात है वो अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहता है, उसके लिए उसने कदम भी उठा लिए। और हमारे यहाँ इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए क्या हो रहा है? डम 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 डमरू बाजे, बस ये इकोनॉमी मजबूत हो रही है। डमरू बज गया, मोदी जी ने डमरू बजा दिया, जनता का डमरू तो बजता ही रहेगा, इधर से भी बजेगा, इधर से भी, अलट के भी बजा लो, पलट के भी बजा लो, दोनों तरफ से जनता का डमरू बज रहा है लगातार। पवन खेड़ा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि बीजेपी कई नेता बहुत पहले से ट्रेनिंग लेके आते रहे हैं, एक तरफ ये जो है विरोध करते हैं, दूसरी तरफ उससे उस पार्टी से ट्रेनिंग भी ले रहे हैं कि कैसे काम किया। ये नाम मात्र का विरोध होता है। इसके बारे में हमारे सरदार पटेल साहब ने जो है 1948 में ये बात कही थी जब इनके ऊपर बैन लगाया था आरएसएस के ऊपर, कि अगर आरएसएस के लोग कहें कि मैं पूरब में जा रहा हूँ तो उन्हें पूरब दिशा छोड़ के उत्तर दक्षिण
पश्चिम तीनों दिशाओं में ढूंढो। अगर वो कह रहे हैं कि हम पूरब में जा रहे हैं तो पूरब में नहीं जाएंगे, वो हमेशा झूठ बोलेंगे, हमेशा उल्टा चलेंगे। बांग्लादेश के खिलाड़ी को जिस तरीके से बाहर किया गया, लेकिन अभी फिलहाल इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच चल रहा है उसमें जो थर्ड एम्पायर है वो बांग्लादेश का है, तो उसका कोई विरोध नहीं है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये तो चलो एम्पायर की बात हुई, न्यूजीलैंड और हमारे मैच में एम्पायर की बात हुई। एम्पायर तो चलो न्यूट्रल माना जाता है, मैं मानता हूँ इस बात को, एम्पायर न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं होती चाहिए एम्पायर से। लेकिन अभी आने वाली जो T20 वर्ल्ड कप पूरा, उसमें बांग्लादेश के साथ जो मैच खेलेंगे तब क्या होगा, तब वो पैसा जो है बांग्लादेश टीम कमा के लेके जाएगी T20 से। इंडिया के साथ भी उसके 4 मैच हैं, 4 मैच खेलेगी, मैच फीस भी उसे मिलेगी। क्या वो आतंकवाद को पोषित नहीं करेगा? जब अगर एक मुस्ताफिर रहमान जो है वो पैसा लेके और बांग्लादेश में हिंदू विरोध में लगा रहा है, तो क्या ये पूरी की पूरी टीम गारंटी है कि नहीं लगाएगी? जब पूरी टीम यहाँ आएगी, खेलेगी, विज्ञापनों से भी पैसा मिलेगा, मैच फीस में भी पैसा मिलेगा और उन्हें रॉयल्टी भी मिलेगी, हर चीज़ उन्हें, करोड़ों अरबों का कारोबार वो करके जाएंगे 4 मैच खेल के। तब आपको नहीं दिखाई दे रहा वो पैसा भी तो जाके हिंदू विरोध में लगेगा, तब आपकी जबान नहीं खुलेगी। इससे पहले यही काम इन्होंने पाकिस्तान के साथ करा था, पाकिस्तान के साथ मैच तो खेल लिया, वैसे कश्मीर में पाकिस्तान हमारे 26 लोगों को मार के चलाया था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ मैच बहुत जरूरी है, वही काम अब ये कर रहे हैं। और मुस्ताफिजुर रहमान की जो बात करेगी, इसके अलावा शाकिब अल हसन जो है, मुंबई इंडियन टीम, उसकी सब्सिडी टीम है MLT टीम जो है, उसकी भी मालिक नीता अंबानी है, उसने तो शाकिब अल हसन को ले रखा था, जो छोटी प्रीमियर लीग होती है उसमें शाकिब अल हसन को खिलाया, तब किसी की आवाज नहीं निकली, क्योंकि वो नीता अंबानी है। नीता अंबानी के खिलाफ कौन आवाज निकालेगा? है इनकी छोटे मोटे कथावाचकों की, या किसी की इतनी हिम्मत की नीता अंबानी के खिलाफ बोल दे, और कौन सा चैनल उसे चला देगा? आज देश में अगर 100 चैनल चल रहे हैं तो 50 चैनल अडानी के, 50 चैनल अंबानी के, उनके खिलाफ आप एक न्यूज चलवा के दिखा दो, किसी भी कीमत पे चल जाए। तो मोदी जी पतंग उड़ा रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं, आपने वीडियो देखी होगी, क्या कहेंगे? हाँ, अच्छा है। हमारे देश में ना कॉमेडी शो चल रहा है, बहुत बढ़िया, और पब्लिक बड़ी खुश है। हमारे देश में पहले प्रधानमंत्री हैं जो काम कम करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा करते हैं। कभी वो हनुमान जी को पतंग बना के उड़ा देते हैं, कभी भाई साहब वो डमरू बजाने चले जाते हैं, कभी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है, देश बड़ा अच्छा चल रहा है। और हमारी जो पब्लिक है ना, देश की जनता आजकल मोदी जी के रंग में रंगी हुई है। मोदी जी जो कहते हैं वो सही लगता है उन्हें, गलत बात का विरोध ही नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले वो शाहरुख खान का बेचारे को बहुत कुछ कहा गया, उससे पहले उसे कोसने से पहले पब्लिक को BCCI को खोजना चाहिए था, क्योंकि खिलाड़ियों की लिस्ट तो BCCI शॉर्ट कर दिया कि भाई ये खरीदे जाएंगे। अगर शाहरुख खान ने खरीद लिया, बोली कब लगी और ये कांड कब हुआ, तो उसमें बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। सोना चांदी इतना महंगा हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। सोना 1,40,000 पहुंच गया लगभग, और चांदी 2.5 लाख के ऊपर। देखो भाई साहब, सोना महंगा हुआ गरीबों के लिए, हम लोगों के लिए। बड़े बड़े आदमियों की सरकार है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की सरकार है, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी तरफ से तो 2 लाख भी हो जाए तो वो फिर भी खरीदेंगे, हम जैसा खरीदने से पहले सोचेगा। आज देश में वो हो रहा है कि गरीब आदमी है ना, भूखा मर रहा है। पर पता नहीं, मेरी समझ में पब्लिक की ये नहीं आती, मोदी 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 ऐसा क्या कर दिया? कोई एक काम तो कोई बता दे कि भाई ये काम अच्छा हुआ है। हमेशा देखो तो ड्रामा, जुमले, बस यही चल रहा है देश के अंदर। हनुमान जी की पतंग उड़ाकर उड़ा रहे हैं मोदी जी, उस पर क्या कहेंगे? ये सब कुछ उड़ा सकते हैं भाई, बीजेपी है तो मुमकिन है। अब हनुमान जी को भी उड़ा देंगे, अब भगवान राम को भी उड़ा देंगे, सबको उड़ा सकते हैं। तो अच्छा,